दूसरे से बंधा हुआ है। ये सारे तारे, सारे सूर्य, सारे ग्रह एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण की वजह से बंधे हुए भी हैं। जैसे हमारा सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं तो वो बंधे हुए हैं उससे। इन ग्रहों के उपग्रह इन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये भी इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए। जैसे अभी मेरा ये पेन है, इसको अपना अंतरिक्ष में स्थापित कर दें तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर निकालेगा, ये उपग्रह हो जाएगा पृथ्वी का, क्योंकि पार्थिव है, पृथ्वी में से निकला हुआ है। मान्यता यह है कि चंद्रमा भी, जो अपनी प्रशांत की बहुत बड़ी खाड़ी है, वहाँ से चंद्रमा भी प्रशांत महासागर से शायद पृथ्वी खंडित हुई है, वहाँ से निकल के अलग हुआ है और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर। इसी थीम पर कृत्रिम उपग्रह बनाए, जो हमें बहुत, ये सारा जो प्रसारण चल रहा है उनकी बदौलत चल रहा है। और कृत्रिम उपग्रह क्या है? चलती फिरती प्रयोगशाला है, उसमें कई कैमरे वगैरह सारा सिस्टम स्थापित कर रखा है और उसको अंतरिक्ष में ले जा करके स्थापित कर दिया। अब वो चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, वो उपग्रह हो गए। जिस प्रकार चंद्रमा अपने आप निकल करके जा करके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और कृत्रिम उपग्रह आदमी द्वारा फेंके गए, इसलिए इनको कृत्रिम कहते हैं, उसको प्राकृतिक कहते हैं। तो ऐसे ही शनि और बृहस्पति के काफ़ी उपग्रह हैं जो शनि और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये ग्रह खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, और एक जो जिनसे अलग हुआ है, जिस गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बंधा हुआ है। उसे आकाशगंगा कहते हैं, जो लाखों वर्ष, प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। कहते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है, कहते हैं ऐसी अनेक आकाशगंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में, और हमारी जो आकाशगंगा है हमारे यहाँ से लगभग 26 प्रकाश वर्ष दूर बताई जाती है, परंतु ये बहुत लंबी चौड़ी है, ये खुद लाखों प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। ये एक आकाशगंगा, इस आकाशगंगा के इस छोर के पिंड और उस छोर के पिंड में किरण पहुंचने में लाखों प्रकाश वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं किरण को पहुंचने में। किरण प्रकाश की गति से चलती है। जैसे प्रकाश की गति क्या है? 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर समथिंग ऐसा है प्रकाश की गति। 1 सेकंड में इतने किलोमीटर दौड़ती है, फिर भी उस प्रकाश की किरण को पहुंचने में लाखों वर्ष लगते हैं। इतनी लंबी चौड़ी हमारी आकाशगंगा है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, और ऐसी अनगिनत आकाशगंगाएं, उनके समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, और तारों के लाखों नक्षत्र मंडल और तारक मध्य गैसों धूल कणों से आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। तो इन नक्षत्र मंडलों में तारकीय मंडल होता है, एक तारे का मंडल होता है खुद का। प्रत्येक तारे का अपना मंडल है, उस तारे के चारों ओर उसके ग्रह घूमते हैं, उन ग्रहों के चारों ओर उनके उपग्रह घूमते हैं, वो भी मोटे तौर पर उस तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हम हमारे तारे को सूर्य कहते हैं, और भी ऐसे अनेक तारे होंगे जिनके चारों ओर इस प्रकार के ग्रह और उपग्रह घूमते हैं। और मान्यता यह है कि कई ऐसे ग्रह होंगे पृथ्वी की तरह जहाँ जीवन होगा, कोई महाजीवन होगा। जीवन जैसे मनुष्य का जीवन या जीव जंतुओं का जीवन है, ये भी विशेष तापमान और विशेष जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पानी और वायु की परिस्थितियां और तापमान पर निर्भर करता है। तो हो सकता है किसी ग्रह का ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ पर पानी और हवा के अतिरिक्त जीवन की और कोई जीवन देने वाली जीवनदायी मौजूद हो स्थिति, और उसकी वजह से वहाँ कोई और अच्छा जीवन और बड़ा जीवन भी कहीं हो सकता है, जिसको महाजीवन की कल्पना की जाती है। अब
प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ये बात अपन ने कल भी करी, आज भी करी, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो आई है, आप जानते भी हैं। बच्चों को कैसे समझानी है? बच्चों को ऐसे समझानी है कि जैसे बिजली चालू होती है कहीं से, वो प्रकाश की गति से बिजली का करंट फैलता है पूरे इलाके में। स्विच एक जगह चालू होता है और सभी जगह एक साथ बिजली पहुंचती थी प्रतीत होती, परंतु फिर भी उसको टाइम लगता है। वो 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर ही जाती है। तो हमारे यहाँ आ गई, इसका मतलब हमारे से अगर 1,86,000 किलोमीटर दूर उसको जाना है तो उसको दूर सी सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड लगने लग जाएंगे, 1 सेकंड बाद में पहुंचती है वहाँ पर। तो इस प्रकार सूर्य हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़, लाख नहीं, करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए वहाँ से यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में 8 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब उसको किलोमीटरों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसको प्रकाश वर्ष से दूरी को मापते हैं। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। और 1 वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, 3 लाख प्रति 1,86,000 मील है प्रति सेकंड की। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बता रहा है प्रकाश की, तो ये सही है। उसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार प्रकाश 1 वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। लगभग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से जिज्ञासा का कारण बना हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से कहानियाँ प्रचलित है। कई किस्से कहानियाँ हैं। हमारे लिए तो पृथ्वी भी जिज्ञासा है कि हम ननियाल गए, छोटे थे, कभी गांव गए, फिर हमने कहा ये पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? ननियाल से आगे भी और है क्या? उससे आगे भी, और जहाँ खत्म होती है वहाँ कोई गड्ढा होगा, वहाँ तो कोई गिर जाता होगा। क्योंकि हमें पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें तो शुरू में ये चपटी सी दिखाई पड़ती है, इसलिए हम इस प्रकार की धारणाएं हमारे अंदर के ही रहती है। किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते थे। यह एक सिद्धांत है बिग बैंग का। ये कहते हैं 13.7 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। तब से इसका विस्तार हो रहा है, तब से ये फैल रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावतपत नामक आकाश गंगा में स्थित है। पृथ्वी जो है जिस आकाश गंगा में, उसको आकाश गंगा, हम भारत में आकाश गंगा कहते हैं। वैसे इसको गैलेक्सी कहा जाता है अंग्रेजी में, और विज्ञान की भाषा में हम इसको गंगा नदी के नाम से कहते हैं। नदी की तरह इसकी है। वैसे हमारे यहाँ तो कुंवारों का मार्ग भी कहते हैं। कुंवारे लोग जो रह जाते हैं उनका रास्ता बताते हैं इसको। ये मान्यताएं हैं कि, और इसको एरावतपत भी कहते हैं। मंदाकिनी जो गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई। आसमान में मतलब एक नदी के रूप में परिकल्पना की गई, इसलिए इसको आकाश गंगा कहते हैं। आकाश में बहने वाली गंगा। इसके अतिरिक्त और कई आकाश गंगाएं हैं जो इससे भी बड़ी आकाश गंगाएं हो सकती है। तारों के समूह से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। आकाश गंगा में तारों का समूह है, बहुत सारे तारे हैं, सूर्य जैसे तारे। अब सूर्य कितना बड़ा, अब बच्चे बड़ा दो मुश्किल से समझ पाते हैं कि सूर्य तो छोटा ही दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी, हमारा गांव ही काफ़ी बड़ा है, हम दूसरे गांव भी जाके आए हैं, वो भी काफ़ी दूर है। तो पृथ्वी जितना बड़ा तो कैसे हो सकता है, जबकि पृथ्वी से 300 गुना बड़ा है। ये बात भी बच्चों की परिकल्पना में कैसे सेट होती, क्योंकि वो तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इस वजह से छोटा, दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई जाती है। ऐसे उदाहरण भी उनके सामने हमें प्रस्तुत करने पड़ेंगे। हमारी जैसे हवाई जहाज जिसमें 500 यात्री बैठते हैं, जबकि छोटा सा दिखाई देता है। बहुत बड़ा होता है हवाई जहाज में, अलग अलग रूम बने होते हैं, कमरे होते हैं, काफ़ी जगह होती है, बड़ा होता है काफ़ी, फिर भी छोटा सा दिखाई देता है। और वो तो दूर भी नहीं है, हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में ही है।
यहाँ से 16, 17, 18, 20 किलोमीटर दूर ही है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है, ये तारा काफ़ी आकर्षक और निराला है। इसका नाम पुच्छल तारा या धूमकेतु। हम धूमकेतु की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक जिज्ञासा का मामला है, एक कौतूहल है। जब कभी कभार दिखाई देता है तो ये बड़ा यूँ जिज्ञासा पैदा कर देता है। सभी कहते हैं देखो देखो बाहर आओ, ये क्या दिखाई दे रहा है। गाँव में तो ये ज़रूर दिखाई देता है, शहरों की चक्काचौंध में तो कम दिखाई देते हैं ऐसा। तो इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। ये बहुत तेज गति से भागते दिखाई देते हैं, गति तेज होती है। इसके जो शेष पदार्थ है वो पूंछ की तरह पीछे लटकते हैं, इस कारण इसे पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ और पूंछ विपरीत दिशा में होती है। ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमा भी करता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो इसकी पूंछ जो है सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ये स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है। तो धूमकेतु के मामले में हम एक धूमकेतु का नाम जानते हैं सामान्यतः, जिसका नाम है वो चर्चित है, सबसे बहुचर्चित पुच्छल तारा या धूमकेतु हेली, उसका नाम है हेली। और ये 1986 में दिखाई दिया था और 76 साल बाद में वापस दिखाई देता है। ये हर बार 76 साल बाद में वापस दिखाई देता है। अगर कोई ज़्यादा उम्र पाता है तो वो इसको 2 बार ज़िंदगी में देख सकता है। जैसे हम लोगों ने 1986 में देखा है, तो अब 1962 में दिखाई देगा ये। तो ये हो गया इसके संबंध में। इसके पौराणिक का मतलब, इसमें पौराणिक शब्द जो आए हैं उनमें पौराणिक शब्द पुराणों से संबंधित, प्राचीन, अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो, ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगों का समूह, सप्तऋषि मंडल, वही 7 तारे जो 4 तो 4 पाई के पाइयों की तरह और 3 पूंछ की तरफ, और उनके 4 पाई के 2 पाइयों से सीधा जो सीध जाती है वो ध्रुव तारे के पास जाती है। ये अपन बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा है कि हम इसे बताएं, चांद, तारे और कुछ तारों को आइडेंटिफाई करके उनको बताएं कि ये देखो अभी यहाँ दिखाई देता है, थोड़ी देर घंटे पर बाद में ये काफ़ी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ा हुआ दिखाई देगा हमें, और घंटे पर बाद में हम इसको देख सकते हैं। और ये सारे तारों की उनको बात में समझ में आ जाएगी। इसका मतलब सारे इधर से इधर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तभी ये इस प्रकार घूमते हुए दिखाई देते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका घूर्णन को समझाने का कि ध्रुव तारा दूरी की सीध में इसलिए घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है परंतु दूरी नहीं घूमती, किसी भी पहिए की दूरी कभी नहीं घूमती। अगर हम भी खड़े होकर के एक जगह घूमें तो हमारी एक जगह ऐसी होगी बीच की, वो बिल्कुल हमारे हाथ यहाँ से यहाँ पूरे घूम जाएंगे परंतु वो जगह बिल्कुल नहीं घूमेगी, वो दूरी है। तो पृथ्वी में भी एक काल्पनिक दूरी है जो जगह घूमती नहीं है, बाकी सारी जगह घूमती है, वो घूमती बिल्कुल नहीं है। और उसकी सीध में जो तारा है वो ध्रुव तारा है। तो ये सारे खगोलीय पिंड, उपग्रह, ये हो गए, तारे चमकते हैं। ये सवाल जो है वो तो आप अपने बच्चों से हल करवा लोगे। बच्चों की सारी जिज्ञासाएं आपको ही बतानी है। स्कूलों में अभी लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां रहेगी, और जब तक कोरोना रहेगा तब तक स्कूलें नहीं चलेगी। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इस बात को ठीक से समझाते रहें, पढ़ाते रहें, अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है। मैं तो सिर्फ पार्टी आपसे चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये राज चौधरी राष्ट्र निर्माण में जुटे सभी कर्मठ श्रमिक भाइयों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय बधाई हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी आज मैं भूल गया ये बधाई देना। अगर वैज्ञानिक आधार नहीं होता तो आज भी धरती शेषनाग के ऊपर पड़ी हुई होती। हाँ जी, नेमी जी सोमरवाल, ये इन्होंने कल भी जिज्ञासा रखी थी। धरती को शेषनाग पर बताते नेता जो कहती है शेषनाग
के फंड पर ये धरती टिकी हुई है। और मुसलमानों की अलग मान्यता, वो कहते हैं बेल के सींग पर टिकी हुई है। ये सारी दुनिया में अलग अलग ऐसी मान्यताएं, क्योंकि करें क्या, जब जिज्ञासा ही उठती है, आम जन जिज्ञासाएं करता है, छोटे बच्चे जिज्ञासा करते हैं, आम जन तो खैर बड़े होने के बाद में तो लोग सवाल पूछते ही नहीं है, क्योंकि इज्जत चली जाएगी कि इनको सवाल भी नहीं आते हैं, कि अभी भी इतनी उम्र हो गई अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब अभी इन ये सीखे ही नहीं, इसलिए शर्म के मारे बेचारे पूछ। बच्चों के पास मासूम सवाल होते हैं, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के खोजी चित्त की वजह से आते हैं। बच्चे का चित्त अन्वेषक होता है, खोजी होता है, इसलिए वो तरह तरह की जिज्ञासाएं करता है। और बच्चे की जिज्ञासाओं को हमें शांत करना चाहिए, और अगर अपन नहीं जानते हैं तो उनको कह देना चाहिए भैया मुझे पता नहीं है, पता करके बताऊंगा या बताऊंगी। और तुझे झूठी जिज्ञासाएं शांत। ये क्या हुआ, जो शेषनाग पर टिकने की मामला यही यूँ है कि जो समझदार लोग थे, पंडित, मुल्ला, मौलाना, जो समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना नहीं रह सकते। और वो भी अगर जिज्ञासाएं शांत नहीं करोगे तो लोगों की जिज्ञासाएं कैसे शांत होगी। और इस प्रकार उन्होंने जिज्ञासाएं शांत कर ली तो हमें पता चल गया कि भाई धरती शेष नाग पर टिकी हुई। अगर इस प्रकार वो जिज्ञासाएं शांत नहीं करते तो आज से कई हजारों वर्ष पहले हम बहुत सारी खोजें कर लेते। हम उस शेषनाग के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि हमारा चित्त अशांत रहता है जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होती है। और अशांत चित्त जो है वो खोज करता है। विज्ञान की खोजें अशांत चित्त के लोगों ने की है सदैव। तो ये जो है वैज्ञानिक आधार नहीं होने की, उन्होंने अपना विज्ञान सेट कर दिया, लोगों को एक तरह से समझा बूझा करके रोक दिया कि वो कहीं इस खोज में नहीं लग जाए। और उनको ऐसे नहीं सिद्ध करते कि भाई ज्ञानी जी को भी आता नहीं है कुछ। अब जैसे मुझे जो चीज़ नहीं आती है वो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे नहीं आती है, यही होना चाहिए। पर मैं अगर ज्ञानी हूँ अपने आप में और मैं कहता हूँ मुझे नहीं आती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं क्या कहूँगा कि ये शेषनाग पर है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, सब शांत करता रहूँगा और किताबों में लिखता रहूँगा और लोग उन शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे। फिर बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण सर। इस प्रकार बिना पूर्वाग्रह के ग्रसित होकर अध्ययन कराने से बच्चे लाभान्वित होंगे। तो ठीक है, अपना ये आज का चैप्टर हो गया। शाम का सत्र में करना तो वो कल वाला एक भाग पूरा हुआ था, उस पर ही करना चाहता था, परंतु संयोग से मज़दूरों के साथ जो हमारी अमानवीय स्थितियां देखी यहाँ की, तो मैं आज मज़दूर दिवस पर शाम का सत्र मज़दूर दिवस को समर्पित है। और मज़दूरों के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। शाम को 9 बजे अब रेगुलर सत्र शुरू कर दिया है, 5 बजे और 9 बजे वाला। ठीक है, थैंक यू, आपने सुना, आपको ठीक। और मैं इसे YouTube पर भी शेयर करता हूँ, जिनको लगे YouTube पर देख सकते हैं। थैंक यू।